नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने हरियाणा की क्लासें शुरू कर रखी हैं, तो उनके साथ में आज हम कुछ नया करते हैं कि आज से हम यहाँ पर पढ़ेंगे हरियाणा के जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कि जो आपकी 11/10/2019 के कैटेगरी नंबर 14 थी, जो आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया था। और इसकी आपको इसके साथ में ही एग्जैक्ट जो डेट है वो याद रखनी है आपको। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा युद्ध है, ये आपके तीसरा युद्ध हो जाता है। उसके बाद में हम करते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध। तो आपके पास होगा 5 नवंबर 1556 को। उसके बाद में आपका हो जाता है फर्स्ट युद्ध है, वो कौन सा होगा आपका? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का आपका पहला युद्ध होता है। जो पानीपत का पहला युद्ध है ये आपके बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के बीच में कौन होता है आपका? बाबर व इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की क्या हो जाती है? विजय होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इस पानीपत के पहले युद्ध के बाद में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसके साथ में आप ये भी याद रखना। और जो आपका पानीपत का पहला युद्ध है, इसी पहले युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। और बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, अली व मुस्तफ़ा। तो ये इतनी सब बातें आप इनके साथ में याद रखना। उसके बाद में हम जिक्र करते हैं हमारे पानीपत के सेकंड युद्ध के बारे में। तो जो आपका पानीपत का सेकंड युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर व हेमू के बीच में। अकबर व हेमू के बीच में अकबर इस युद्ध में जीत जाता है और हेमू की क्या होती है? इस युद्ध में हार हो जाती है। किसकी? हेमू की हार होती है। वह अकबर इस युद्ध में जीत जाता है। और हेमू के बारे में एचएससी आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछती है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपका हेमू था। और ये रेवाड़ी का शासक था। ये एक जो नमक व्यापारी है वो भी इसके बारे में एचएससी पूछती है, ये कौन था? एक तो आपका एक है नमक है व्यापारी था। और इस युद्ध से पहले हेमू 22 युद्ध लड़ा था। और ये 22 युद्ध क्या है? हेमू ने जीते थे। और ये हेमू का 23वां युद्ध था, पानीपत का सेकंड युद्ध। इसमें क्या हो जाती है? इसकी हार हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध है, तो अहमद शाह अली व मराठों के बीच में। अहमद शाह अली व मराठों के बीच में। किन के बीच में? मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अली की विजय हो जाती है और मराठे हार जाते हैं। तो ये था आपके पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में मैंने आपसे बता दिया मैंने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एचएससी ने क्या पूछा है आपसे। 7वीं सदी में कुरुक्षेत्र में कौन सी? 7वीं सदी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। राजा हर्षवर्धन, इसकी राजधानी पूछी आपसे कि 7वीं शताब्दी में क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र में राजा कौन थे? राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या पूछी आपसे कि राजधानी कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? थानेसर क्या होगी? राजधानी होगी राजा हर्षवर्धन की। ये इसकी क्या थी? प्रथम राजधानी। और इसकी सेकंडरी राजधानी के बारे में हम देख लेते हैं। तो वो होगी आपकी कन्नौज। कौन सी होगी? कन्नौज क्या होगी? राजा हर्षवर्धन की सेकंड राजधानी कौन सी होगी? कन्नौज होगी।
उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो कन्नौज है, ये कन्नौज इसकी राजधानी कैसे बनी, कि कन्नौज का शासक था, कौन था आपके, गिरिवर्मा। कन्नौज के शासक कौन थे, गिरिवर्मा। इस गिरिवर्मा के साथ जो हर्षवर्धन है, इसकी बहन का नाम है राजश्री, इसका विवाह कर देते हैं कन्नौज के शासक गिरिवर्मा के साथ। तो जैसे ही इसका विवाह होता है गिरिवर्मा के साथ है, तो एक आपके मालवा देश, कौन सा देश है, मालवा देश के राजा थे देवगुप्त। और इस जो देवगुप्त राजा है, इसका एक दोस्त था, जो कौन सा था, शशांक। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये जो आपका कन्नौज है इस पर आक्रमण करते हैं। और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद में जो गिरिवर्मा है उसकी क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं। और गिरिवर्मा की हत्या करने के बाद में जब इससे पहले राजा कौन था, इसका भाई राज्यवर्धन, वो जो जब कन्नौज पे आता है तो क्या करते हैं कि जो आपका शशांक है वो उससे राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार उसके बाद में बनता है राजा आपका हर्षवर्धन। तो जैसे ही राजा हर्षवर्धन बनता है तो वो कहाँ पर आक्रमण करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है। और जो गिरिवर्मा, जो आपका देवगुप्त है, उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस प्रकार जो आपकी कन्नौज राजधानी है वो इसकी सेकंड राजधानी बन जाती है, किसकी, हर्षवर्धन की सेकंड राजधानी। तो उसके बाद में आपसे एचएससी हर्षवर्धन के बारे में एक या दो क्वेश्चन और पूछेगी कि जो आपका राजा हर्षवर्धन है वो राजगद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा था आपका 606 ईस्वी में, ये क्या है, राजगद्दी पर बैठा था। जो राजा हर्षवर्धन है इसकी ये एक अच्छा कवि था, इसको हरियाणा का शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा का शिलादित्य। इस ये जो आपका कवि है इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सी है, इसकी 3 रचनाएं, रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद, ये इसकी 3 क्या है, रत्नावली है, किसकी, हर्षवर्धन की, रत्नावली, प्रियदर्शिनी व नागानंद। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछती है कि जो आपका राजा हर्षवर्धन है इसका दरबारी कौन था, तो वो था आपका बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। ये जो दरबारी कवि बाणभट्ट है इसकी भी 2 रचनाएं हैं, वो कौन सी आपकी, एक हरचरित्र व एक कादम्बरी। तो इसका दरबारी कवि कौन था, तो आपका होगा बाणभट्ट, बाणभट्ट। इस बाणभट्ट की भी 2 रचनाएं हैं, एक आपकी हरचरित्र और कादम्बरी। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये टोटल 5 है, इनमें से कोई आप 2 याद कर लेना, जो 3 बची वो उसकी सेकंड वाले की हो जाएगी। तो ये था आपका राजा हर्षवर्धन। उसके बाद में ये भी देख लेते हैं कि जो आपके राजा हर्षवर्धन थे, इस राजा हर्षवर्धन का किसके साथ युद्ध होता है, तो इसका युद्ध होता है आपके पुलकेशिनी द्वितीय के साथ राजा हर्षवर्धन क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो आपका राजा हर्षवर्धन है इसकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचएससी ने क्या पूछा है। अगर आपको इस प्रकार क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं लगती और आपको डिटेल से करना है तो आप वो भी बता दीजिए, तो आगे से डिटेल में करवाएंगे। अगर आपको इस प्रकार की क्लास अच्छी लगती है तो हम आपको इस प्रकार से करवा देंगे। हमें तो आपको हरियाणा जी के करवानी है, तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। उसके बाद में नंबर क्वेश्चन 3 देखते हैं हमें कि 1 दिसंबर 2019 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल, क्या पूछा है कि 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, हरियाणा का जो वर्तमान क्या है, मंत्रिमंडल, इस वर्तमान मंत्रिमंडल में हरियाणा के वित्त मंत्री के बारे में पूछा है। वित्त मंत्री क्या पूछा है, हरियाणा के वित्त मंत्री के बारे में पूछा है कि 1 दिसंबर 2019 में जो हरियाणा का वर्तमान वित्त मंत्रिमंडल है इसमें वित्त मंत्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, मनोहर लाल खट्टर क्या है, वित्त मंत्री है, कौन से, वर्तमान में। और मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपसे एचएससी एक क्वेश्चन और पूछती है कि ये व्यक्तिगत तौर पर कौन से, व्यक्तिगत तौर पर ये कौन से मुख्यमंत्री है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 10वें,
कि जो व्यक्तिगत तौर पर जो आपका मनोहर लाल खट्टर है ये 10वें मुख्यमंत्री है और ये किस पार्टी से है, तो ये आपके बीजेपी पार्टी से है। और इन्होंने सर्वप्रथम कब बनी थी बीजेपी पार्टी, 2014 में बनी थी। उसके बाद में वर्तमान में हरियाणा में किस किस की पार्टी है, बीजेपी और जेजेपी की पार्टी है। जेजेपी की पार्टी से कौन हमारे पास, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, कौन सा होगा, दुष्यंत चौटाला। तो जिस प्रकार HSC ने पूछा था हरियाणा के खद्री के बारे में कि खद्री शब्द का क्या मतलब है, उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार ये जो आपका दुष्यंत चौटाला है, चौटाला इसके गोत्र ने होते हुए चौटाला एक गांव का नाम है जो हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। कौन सा होगा हरियाणा का, सॉरी पूर्वी नहीं पश्चिमी गांव, हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव होगा चौटाला। तो ये चौटाला एक गांव का नाम है। तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि HSC इसके बारे में पूछ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो आपकी जेजेपी पार्टी है, ये जेजेपी पार्टी आपकी कब बनी थी, तो वह आपका 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसका निशान क्या था, तो इसकी चाबी का निशान था। जेजेपी पार्टी का निशान कौन सा हो गया आपका, चाबी का निशान हो जाता है। और इस जो आपकी जेजेपी पार्टी है इसको कितनी सीटें मिली थी, तो 10 सीटें मिली थी। और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। और जो आपकी INLD है इसको कितनी मिली थी, तो 1 सीट। INLD का जो स्थापना है पार्टी की वो कब हुई थी आपकी, तो 1996 में हुई थी। आपको यहाँ दिखाई देता होगा बोर्ड, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जो आपकी INLD है इसको 1 सीट मिली थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आपकी कांग्रेस है उसको 31 सीटें मिली थी। और जो आपकी एक हलोपा है, जो आपके हलोपा, उसको कितनी सीटें मिली थी, 1 सीटें मिली थी। और जो बाकी बच गए वो आपके हो गए निर्दलीय विधायक हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 पर आयोजित किए गए थे। कि जो आपके क्या पूछा है, जिस प्रकार HSC ने पूछा उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आगे लिखा है 2019, उसके बाद में है डैश 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 पर आयोजित किए गए, पर आयोजित किए गए। तो ये HSC ने आंसर पूछा है। तो HSC ने यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि जो आपका हरियाणा विधानसभा चुनाव है, कौन सा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 वाला, ये कब हुआ था। इस क्वेश्चन में आपसे HSC ने ये पूछा है कि ये जो आपका चुनाव है 2019 वाला ये कब हुआ था। तो ये आपके पास हुआ था 21 अक्टूबर 2019 को ये हुआ था। कब हुआ, 21 अक्टूबर 2019 को हुआ। और इसके जो परिणाम हैं वो कब आए थे, तो वो आए पे आपके 24 अक्टूबर 2019 को इसके क्या आए थे, जो परिणाम है वो आए थे। और किसने कितनी सीटें जीती वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपसे पूछा है कि भारत में पहली, कौन सी, भारत में पहली इको फ्रेंडली रेल, कौन सी, इको फ्रेंडली रेल हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी। कि भारत की पहली इको फ्रेंडली रेल, कौन सी, इको फ्रेंडली रेल, इको फ्रेंडली रेल, इको फ्रेंडली रेल नहीं सॉरी रैली, इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुई। हरियाणा के, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में
किस जिले में आयोजित हुई। तो ये आपके पास आंसर होगा कि आपकी रोहतक में क्या हुई थी, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली कहाँ पे हुई थी, ये आपकी रोहतक हुई थी। और यही रोहतक से हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपकी योजना है वो कहाँ से शुरू हुई थी आपकी, तो रोहतक से ही शुरू हुई थी। और ये जो आपका रोहतक है यहाँ पे क्या है, आपके एक केमिकल फैक्ट्री भी यहाँ पे रोहतक में है और जो रिफाइनरी है वो भी आपकी रोहतक में है। तो उसके बाद में हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। हरियाणा के किस किसान को सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला था, कि हरियाणा के किस किसान को सिंचाई पर हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और आईसीआईडी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला। आपसे व्यक्ति का नाम पूछा है कि किस व्यक्ति को किसान को सिंचाई और आईसीआईडी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला, उसका नाम क्या है, करणजीत सिंह चड्ढा। तो उसका नाम क्या था, करणजीत सिंह चड्ढा। कौन सा हो गया आपके, चड्ढा। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा, करणजीत सिंह चड्ढा। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे एसएससी ने क्या पूछा है कि हरियाणा के सिंह गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, कि हरियाणा के सिंह गांव में, कौन सा गांव, सिंह गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था। सिंह गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ। तो जो आपका सिंह गांव है, इस सिंह गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, सूरदास का। कौन है, सूरदास का। जो आपका सिंह गांव है ये कहाँ पे है, फरीदाबाद। सिंह गांव फरीदाबाद से किसका जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म हुआ था। एक बार पूछा था कि जो आपके सूरदास है ये किसके समकालीन थे, कि सूरदास समकालीन किसके समकालीन थे, तो ये थे आपके अकबर के समकालीन। कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो आपके अकबर के समकालीन कौन होंगे, सूरदास होंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। – 2019 और 2018 में, 18 में तो हुए नहीं आपके एग्ज़ाम, 2019 और 20 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों के बारे में देख लेते हैं हम कि कौन सा क्वेश्चन आया था। और इस प्रकार की क्लास आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इस प्रकार की क्लास आपको अच्छी लगती है तो जितने भी आपके एचएससी ने पुराने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा बिल्कुल इस प्रकार डिटेल से। और अगर आपको पूरी थ्योरी में पढ़ना है, कौन सा, पूरी थ्योरी में हरियाणा के डीपली से, तो हमारा KTP जो आपकी KTP क्लासेस ऐप है इस पे कोर्स चला हुआ है फिलहाल। वो कितना है, 399 रुपये का है। उसमें हम क्या करा रहे हैं, हरियाणा की बिल्कुल डिटेल से पूरी थ्योरी करवा रहे हैं। अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है तो ये आज ये अपना कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और MCQ की क्लास यहाँ पे आपको डेली मिलेगी, तो वो इच्छा आपकी है कि आप किस प्रकार पढ़ना चाहते हो।
उसके बाद में क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। ये पूछा है आपसे कि जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास का नाम पूछा है आपसे एचएससी ने, तो वो आपका कौन सा होगा? झाड़ू फिरी। कौन सा? झाड़ू फिरी। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा इसका। और इसके बारे में हम आगे भी देखते हैं कि ये जो आपका झाड़ू फिरी उपन्यास है, ये किसने लिखा, इसके लेखक कौन थे? तो राजा राम शास्त्री। और अब आगे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक अच्छी सी बात बताता हूँ। वो बात आप अपने दिल से बताना कि जिसने डीपली में पढ़ा है उसी को पता है, अदरवाइज वो बात किसी को पता नहीं होगी। अगर आपसे अच्छा से पूछे, ध्यान से देखना कि ये जो राजा राम शास्त्री है, इसका उपन्यास कौन सा होगा? झाड़ू फिरी। ये उपन्यास राजा राम शास्त्री ने किस में लिखा? तो ऑप्शन आपके पास है पद, बी ऑप्शन आपके पास है गद, ये पद गद, और सी ऑप्शन आपके पास है पद व गद दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सच बताना, ये बात आपने पहले कहीं भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? तो ये आपके पास आंसर कौन सा होगा? ये पद में इसकी क्या है? रचना है। कौन सी? झाड़ू फिरी की रचना है पद में। अगर हम इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये थे आपके राजा राम शास्त्री। अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा है कि जब 1966 में, कब है? 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया। कि 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में क्या तराशा गया? तो हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा सिंह ने आपसे क्या पूछा है कि 1966 में हरियाणा 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ, इस हरियाणा के गठन के समय जो आपके क्या हैं हरियाणा के राज्य कवि, कौन से? हरियाणा के राज्य कवि। तो हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पूछा है आपसे कि उस समय जो हरियाणा के राज्य कवि थे उसकी उपाधि किसको मिली हुई थी? तो वो थी आपके उदयभान हंस। कौन से? श्री उदयभान हंस। यह क्या थे? हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। कौन से थे? आपके उदयभान हंस। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या श्री जो आपका चंद्र बरदाई है द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, आपको डायरेक्ट बताता हूँ। किसने पूछा है कि जो चंद्र बरदाई थे, चंद्र बरदाई उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था आपका पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। ये चंद्र बरदाई किसके दरबार का कवि था? तो ये जो आपका पृथ्वीराज तृतीय किसके दरबार का कवि था? ये आपके पृथ्वीराज के ये क्या था? दरबारी कवि था। जो पृथ्वीराज है आपका, इस पृथ्वीराज ने 2 युद्ध किए थे आपके, एक तो आपका 1191 में और एक 1192 में। 1191 व 1192 किस किस के मध्य हुआ था? तो आपके मोहम्मद गोरी दोनों युद्ध भी एक साथ ही है आपके, मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान। क्यों ये चौहान वंश का था?
तो इसी प्रकार दूसरा युद्ध भी आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तो पहले युद्ध में किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में विजय होती है। और दूसरे युद्ध में किसकी विजय होती है? तो मोहम्मद गौरी की दूसरे युद्ध में विजय होती है। ये युद्ध कहाँ पे होता है? करनाल का तत्रावड़ी में। करनाल का कहीं पे तो आपको इसका तराइन मिलेगा, कहीं पे आपको इसका तरावड़ी भी मिलेगा, तो ये आप देख लेना। तो ये था इसका कवि था चंद्र बरदाई। इसने क्या लिखा था? आपका पृथ्वीराज रासो। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी में हरियाणा में प्रभावित नहीं होती? कि ऑप्शन में कुछ आपको नदी मिलेगी देखने को, इसमें ऑप्शन है नहीं, क्यों एग्जामिनर ने कुछ भी नदी डाली होगी। जैसे आप सोच सकते हैं, एक एग्जामिनर यमुना डाली है, ठीक है, बी आपकी घाघर डाल दी, और सी उसने आपकी कृष्णा नदी डाल दी, और डी डाल रखी एग्जामिनर ने आपकी व्यास नदी। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से हरियाणा में कौन सी नदी नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? आपकी व्यास नदी हरियाणा में नहीं बहती है। और हरियाणा की नदी एक आपकी यमुना, घग्गर, कृष्णा, और एक आपकी मारकंडा नदी भी हरियाणा की है, मारकंडा। उसके बाद में आपकी टांगरी, उसके बाद में सरस्वती, उसके बाद में आपकी साहिबी नदी, उसके बाद में आपकी इंदौरी, और उसके बाद में आपकी कौन सी रहेगी? चेतांग रहेगी आपकी, और एक आपकी राक्षसी रह गई, और एक आपकी कौन सी रह गई? ये नदियां थी। बाकी देख लेना, एक आधी नदी और रह चुकी है, तो मेरे शायद में इतनी नदियां थी आपकी हरियाणा की। और नदियों वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, तो उसमें देख लेना, आपको पूरी डिटेल से मिलेगा कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है और कौन से ज़िले में बहती है। अगर यहाँ पे करवाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो चैप्टर मैंने नहीं करवाया, उस चैप्टर के बारे में जो क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं जो डिटेल है वो करवा दूंगा। उसके बाद में देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या पूछा है? हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी पूछी है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? करहो। कौन सी? करहो। हरियाणा की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कहाँ पे है? तो मोरनी में है। कहाँ पे? मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ, इसमें क्या आपकी करहो चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और इसके साथ में हम देख लेते हैं कि हरियाणा की जो उत्तर है, उत्तर में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? उत्तरी पूर्वी में किस प्रकार की पहाड़ियाँ आपकी? तो ये होगी आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। और हरियाणा के जो दक्षिण है, दक्षिण हिस्से में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये कितने % हिस्से में फैली हुई है? तो 6.7 हिस्से में ये क्या फैली हुई है। उसके बाद में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ 1.67 हिस्से में फैली हुई है। जो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये कितने हिस्सों में फैली हुई है? 3.09 हिस्से में क्या ये फैली हुई है। उसके बारे में अच्छे से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है? तो ये आपके हरियाणा के 6 जिलों में फैली हुई है। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है? तो 3 जिलों में फैली हुई है। और उसके बारे में इस जो शिवालिक है, इसके नीचे कौन सा क्षेत्र है? गिरिपादीय क्षेत्र है, जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। तो ये सब बातें भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन था, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के साथ में आपके 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये मेरे पास कम से कम आपके 4 या 5 हज़ार क्वेश्चन है। तो एक के साथ आपके 3 या 4 हो रहे हैं, तो आप देख लेना, कम से कम एक मंथ में आपके 10,000 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? एक मंथ में, एक मंथ में कितने? 10,000। तो देख लेना भी, आप अगर रोज वीडियो देखोगे तो आपके 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। हो सकता है इन्हीं 10,000 में से आपके 18 या 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको जो 2021 है, इसकी पूरी करंट अफेयर एक वीडियो में एक मंथ की करवा दूं। तो आपके पास या 6 या 7 वीडियो में आपको पूरी करंट अफेयर भी करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा के साथ लगी हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि जो आपकी यमुना नदी है, कौन सी यमुना नदी हरियाणा की, शॉर्टकट में लिख देते हैं, हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है, हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो ये हरियाणा की कौन सी सीमा बनाएंगे आपकी, तो ये पूर्वी साइड है, ये सीमा बनाएगी, हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी आपकी यमुना नदी। किसके साथ बनाती है, तो आपकी यूपी के साथ बनाती है, कौन सी, उत्तर प्रदेश के साथ। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है, कौन सा उद्गम स्थल, तो ये कहाँ पे है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम पूछे आपसे, यमुनोत्री ग्लेशियर क्या होगा इसका नाम होगा। उसके बाद में कहाँ पे, ये बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ उत्तराखंड से, बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ उत्तराखंड से और हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो आपके ताजेवाला नामक स्थान पर, कहाँ पे, ताजेवाला नामक स्थान पर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ पे आपका, तो ये आपका यमुनानगर में है, कौन सा, ताजेवाला स्थान यमुनानगर में है। उसके बाद में यमुनानगर में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके साथ में बताता हूँ आपको कि कौन से जिलों में ये बहती है। तो सबसे पहले आपके यमुनानगर, उसके बाद में आपका होगा करनाल, उसके बाद में आपका पानीपत, सोनीपत, उसके बाद में आपका हो गया फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद में पलवल, जो आपका पलवल है उसके हसनपुर नामक स्थान से किस में चली जाती है, दोबारा यूपी में चली जाती है। इस प्रकार ये हरियाणा क्या बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। और इसी नदी के साथ में जो आपका क्षेत्र लगा हुआ है, ये कौन सा क्षेत्र होगा आपका, तो ये जो बाढ़ वाला क्षेत्र होगा आपका, तो इसके साथ में कर लेना। और यमुना नदी पर कुछ बांध भी बने हैं, वो कौन सा आपका, ताजेवाला बांध हो गया, आपका हथनी कुंड बांध हो गया, आपका ये कहाँ पे है, यमुनानगर में। उसके बाद में आपका जो लाल टोपी वाला बांध है वो भी कहाँ पे है, आपका यमुनानगर में है। और इसके बाद में एक जो आपका फरीदाबाद में कौन सा बांध है, अनंतपुर बांध, वो कहाँ पे बना हुआ है, आपका फरीदाबाद में बना हुआ है। और इससे नहरें भी निकाली गई है, कौन सी, हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर किसने निकाली, फिरोज शाह तुगलक ने। कब निकाली, 1355 में। उसका, और उसने क्यों निकाली थी कि जो आपका शिकारगाह है उस तक पानी पहुंचाने के लिए इसने निकाली। और हरियाणा की ये सबसे लंबी नहर है मानी जाती है, कौन सी, पश्चिम यमुना नहर, पश्चिम यमुना नहीं, जो आपकी भाखड़ा नहर है ये हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। और सबसे लंबी नदी होगी आपकी ये यमुना नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी होगी। और हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, तो आपकी थापना सबसे छोटी नदी होगी। और हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी होगी, तो आपकी भिवानी नहर, जिसको BN चक्रवर्ती नाम से जाना जाता है, वो आपकी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। आप ये मत सोचना कितना फास्ट कैसे चल रहा है, तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए फास्ट चलना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन के साथ आपको इतने क्वेश्चन चाहिए तो आपको फास्ट चलना होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, सनीत सरोवर एक जलाशय है हरियाणा में, किस जिले में है। क्या पूछा, सनीत सरोवर के बारे में पूछा है, सनहित सरोवर, इसके बारे में पूछा है कि ये जो एक आपका सनीत सरोवर है ये कहाँ पे है, ये एक जलाशय है। तो ये आपका होगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे होगा, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे होगा, कुरुक्षेत्र में। कौन सा, सनीत सरोवर। और इसी सनीत सरोवर में 7 नदियों का संगम माना जाता है, 7 नदियों का संगम। किसको माना जाता है, सनीत सरोवर को 7 नदियों का संगम माना जाता है। और किस काल में माना जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में। किसमें, जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, इस काल में माना जाता था, 7 नदियों का संगम माना जाता था। इस ऋग्वैदिक काल के दौरान हरियाणा कौन सी नदी किनारे था, तो आपके होगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। लेकिन जो वर्तमान में यहाँ पर कौन सी नदी है, जो मैंने अभी करवाई आपको, यमुना नदी, उसके किनारे स्थित है। जो आपकी यमुना नदी है ये हरियाणा में सदा नीर यानी सदा बहने वाली नदी है। उसके बाद में देखते हैं, इसकी नदियों के साथ में कर लेते हैं कि हरियाणा का वर्णन हमें, हरियाणा की जो नदियां हैं इनका वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो जो हमारा आपका वामन पुराण है, वामन पुराण है, इसमें हरियाणा की जो नदियां हैं उनका वर्णन मिलता है, नदियों का। और कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, तो 9 वर्णन मिलता है। ये सब बातें मैंने आपको बता चुका हूँ जो हरियाणा के सबसे पहले क्लास से की थी उनमें। तो ये था आपका सनीत सरोवर। और इस सनीत सरोवर के बारे में HSC ने अभी एक असाई के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जो आपके अलबरूनी की पुस्तक किताब अल हिंद है
उसमें किस सरोवर की जानकारी मिलती है, तो इसी सरोवर की जानकारी मिलती है। कौन सी आपकी शनि सरोवर है, कुरुक्षेत्र की जानकारी मिलती है। उसके साथ में कर लेना जो कुरुक्षेत्र का आपका विकास बोर्ड बना हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष होंगे आपके राज्यपाल। किसके, कुरुक्षेत्र में जो विकास बोर्ड बना हुआ है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। और इसी जो आपका शनि सरोवर है इसके अंदर जो आपके प्लास्टिक है उस प्लास्टिक से एक कछुए की मूर्ति बनाई गई है। क्या बनाई गई है, कछुए की मूर्ति बनाई गई है। आपके करंट के क्वेश्चन है कुछ है, तो जो मैं आपको करंट करवाऊंगा तो उसके साथ में ये सब कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। क्या पूछा है कि जो राज्य सरकार है, कौन सी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है, शक्तियां किसके पास होती है, किसके पास होती है। सीधी भाषा में बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या पूछा है कि जो कोई भी स्टेट हो, आप कोई भी स्टेट लगाना, उस स्टेट का मेन अधिकारी यानी उस स्टेट का मेन मुखिया कौन होगा, तो वो पूछा है इसमें कि कोई भी राज्य होगा उस राज्य का मेन अधिकारी कौन से होगा, तो वो होगा आपका राज्यपाल। राज्य का मुखिया कौन होता है, तो आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का मुखिया होता है। ये था आपका इसका आंसर। और वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल है वो कौन से, बंडारू दत्तात्रेय है। कौन से होंगे, ये व्यक्तिगत तौर पर कौन से 18वें नंबर के हैं, और बंडारू दत्तात्रेय, व्यक्तिगत नहीं वैसे 18वें तौर पर है ये, बंडारू दत्तात्रेय ये होंगे हमारे वर्तमान में राज्यपाल। ये भी आपके एसआई एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा था कि बंडारू जो आपके दत्तात्रेय है वो कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं। ये वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 17वें कौन थे आपके, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव। तो ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। ये कौन थे आपके, 17वें थे। और 16वें भी आप देख लो एक बार, कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह हैं सोलंकी। ये किस नंबर के थे, 16वें नंबर के थे। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, पता नहीं एग्जाम में का ये भी पूछ सकता है कि जो आपके बंडारू दत्तात्रेय है उससे पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपके सत्यदेव नारायण आर्य। अब ये जो आपका राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और जो आपका राज्यपाल है, ठीक है, ये राज्यपाल जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा के जो मंत्रिमंडल है उन मंत्रिमंडल की जो मुख्यमंत्री चुनाव उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की। तो आपके राज्यपाल उसके मुख्यमंत्री क्या करता है, जो नियुक्त करता है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री की जो सलाह के ऊपर है जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी क्या करता है, आपका राज्यपाल करता है। और जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी है उनका प्रधान कौन होता है, तो ये आपके राज्यपाल भी होंगे। कि वाइस चांसलर कौन है यूनिवर्सिटियों का, तो आपका राज्यपाल होगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, कि जो अभी विधानसभा चल रही है हरियाणा की ये कौन सी है, तो ये आपकी होगी 14वीं विधानसभा चल रही है। वर्तमान हरियाणा में कौन सी विधानसभा, 14वीं विधानसभा चल रही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसका, किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है, भी आपके जो पानीपत है इसको क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसको, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और इसी पानीपत में क्या हुई थी, आपके जो 3 लड़ाइयाँ वो इसी पानीपत में हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुछ पेड़ दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से जो आपका कालेश्वर वन है उसमें मिलते हैं। कौन से, कि कुछ पेड़ दे रखे हैं आपको, उन पेड़ों में से आपको बताना है कि कौन से पेड़ हैं जो आपको कालेश्वर वन है उसमें मिलते हैं। क्या पूछा है कि कालेश्वर वन में कौन सा आपका कालेश्वर
वन में किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं। तो ये आपके पास आंसर कौन सा होगा, साल के पेड़ व बेर और खेर के भी पेड़। साल, बेर व खेर के पेड़ कहाँ मिलते हैं, हमारे कालेसर वन में मिलते हैं। ये कहाँ पे है, हमारा यमुना नगर में। यमुना नगर में ये जो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल से हर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बातें बता रखी है। तो ये आपका कब बना था, 2003 में आपका क्या है, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य बना था आपका 2003 में। कहाँ पे है ये, यमुना नगर में है। और ये जो आपका कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके बीचों बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है, आपकी यमुना नदी गुजरती है। तो ये था आपका कालेसर वाला क्वेश्चन। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन एचएससी ने पूछा है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है। क्या पूछा है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है। तो ये आपसे पूछा है कि मगरमच्छ है जो हरियाणा के किस जिले में है। तो ये आपके पास आंसर होगा भोर सोदान। भोर सोदान कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और जो मैंने पहले वाली वीडियो करा रखी है, एक बार उन वीडियो को देखना, तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं कौन से कराए हैं। ये मैंने करवाए आपको 11/10/2019 में कैटेगरी नंबर आपका 14 का जो आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 क्वेश्चन में आप देखना कि मैंने जितने भी वीडियो कराई है उन वीडियो से कितने क्वेश्चन हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन उन वीडियो में से मिलेंगे। तो चॉइस आपकी है, आप किस प्रकार पढ़ोगे, किस प्रकार देखना चाहते हो, तो वो आपके हाथ में है। तो समाप्त करते हैं हम आज की क्लास यहीं पे, और नेक्स्ट आगे हम करेंगे आपका 11/10/2019 के कैटेगरी नंबर 17 वाला पेपर हम क्या करेंगे, कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालना ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है।